अस्सलामुअलैकुम। जुर्म एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में हर जगह पे होता है, कहीं पे कम और कहीं पे ज़्यादा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी जगह पे जुर्म 0% है। लेकिन डिपेंड ये करता है उस जुर्म होने के बाद वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको कितनी क बराबरी और इंसाफ के साथ फैसला करता है। अगर वहाँ पे बराबरी के साथ और एक इंसाफ के साथ एक फेयर डिसीजन होता है तो वो मुल्क आपको बहुत आगे जाता नज़र आएगा और वो कौम आपको एक अजीम और इज़्ज़त वाली कौम दुनिया में नज़र आएगी। लेकिन अगर कहीं पे इंसाफ का निज़ाम नहीं है तो वो मुल्क तरक्की से तो क्या दूर होगा बल्कि वो आपको मज़ीद नीचे जाता नज़र आएगा। हाल ही में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो लास्ट ईयर डिसीजन हुआ था, वाक़या हुआ था 2021 में, लेकिन 2024 में उसका फैसला सुनाया गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की स्टेट फ्लोरिडा के अंदर एक यंग लड़का है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसने कार रेसिंग के दौरान एक माँ और उसकी बेटी को कार के नीचे दे दिया और दोनों की मौत हो गई। उसके बाद अदालत में फैसला आया। अदालत में केस चलने के बाद, सारी वेरिफिकेशन होने के बाद लड़के को 24 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन उसकी वालदा भी वहां पे मौजूद थी। उसने किसी किस्म का ववेला नहीं किया, उसने किसी किस्म का शोर नहीं बचाया कि मेरा बच्चा बेकसूर है या वो आगे थे। इस तरह का कुछ भी नहीं। उसने अपने बेटे को गले लगाया और सी ऑफ किया। इसीलिए वो कौम आज इतनी आगे की तरफ आपको हमेशा जाती हुई नजर आती है। इसलिए वो इतने प्राउड के साथ जो है अपने कंट्री का नाम लेते हैं। वहाँ पे फैसले इंसाफ के साथ होते हैं जो नज़र आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जो फैसले हमें नज़र भी आते हैं सोशल मीडिया पे, पहले तो पता नहीं कितने गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक हमें जितने नज़र भी आए हैं उसके अंदर इंसाफ हमें बिकता हुआ नज़र आता है। ऐसे लगता है जिसके पास पैसे ज़्यादा हैं, जिसके पास पावर है, जो कि दोनों एक दूसरे से के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी के पास पैसा है तो पावर है, पैसा नहीं है तो पावर भी नहीं है। अगर पैसा है तो वो अपने कानून को, अपने सारे फैसलों को अपने मुताबिक डील करता है। अभी हाल ही में एक वाकया पेश आया कराची के अंदर, जो कि बहुत ही एक यंग लड़के ने ही मारा। यानी दोनों की अगर आप उम्र देखी जाए तो वो 30 साल से कम है। इस वाकये की मैं ज़्यादा तफसील में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल थोड़ा सा ये वाकया बताता हूँ और फिर अपने बात के मौजू की तरफ मैं वापस आता हूँ। मुस्तफ़ा आमिर जो कि BBA का स्टूडेंट था, 6 जनवरी को अपने घर से लापता हो जाता है। उसकी वालदा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं कि मेरा बेटा नहीं मिल रहा। पुलिस के पास जब रिपोर्ट जाती है तो उसका डाटा चेक करते हैं तो सबसे पहले उनको रिपोर्ट नज़र आती है जो कि उस लड़के के खिलाफ दर्ज हुई थी ANF की तरफ से, जो कि एंटी नारकोटिक डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, ड्रग्स वगैरह को डील करता है। तो उसके खिलाफ वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। तो पुलिस ने पहले तो उसको एक ड्रग डीलर प्रूफ करने की कोशिश की वहाँ के सामने, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड था। उसने बताया कि इसके ऊपर ऑलरेडी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। लेकिन इसी दौरान उसकी वालदा को, मुस्तफ़ा आमिर की वालदा को, एक इंटरनेशनल नंबर से मैसेज रिसीव होता है कि 2 करोड़ रुपया दें तो आपका बेटा आपको वापस मिल जाएगा। वो मैसेज पुलिस के साथ भी शेयर करती हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को इत्तला मिलती है कि कराची के हब कॉलोनी के अंदर एक गाड़ी मिली है जो कि जली हुई है और उसके अंदर एक डेड बॉडी है। और डेड बॉडी को पुलिस रिकवर करके लेके जाती है, उसके DNA मैच करती है तो पता चलता है ये मुस्तफ़ा आमिर की डेड बॉडी है। अब उसके बाद केस बिल्कुल बदल जाता है। अब पुलिस का ध्यान इस तरफ आ गया कि इसको मारा किस। जब वो उसका मोबाइल का रिकॉर्ड चेक करने की कोशिश करते हैं तो मुस्तफ़ा आमिर नॉन PTA मोबाइल यूज़ करता है, जो कि हमें अमूमन नहीं करना चाहिए पाकिस्तान जैसे कंट्री जहाँ पे सेफ्टी कम है। तो उसके बाद उसका व्हाट्सएप का डाटा चेक किया तो व्हाट्सएप के अंदर 6 जनवरी को सबसे जो लास्ट चैट थी अरमगान की थी, जो कि इसका मुस्तफ़ा आमिर का दोस्त था। उसने उसको अपने घर बुलाया था। जब अरमगान का डाटा निकाल के उसके घर पुलिस गई तो उसके घर जाके जैसे ही वो एंटर हुए तो अरमगान ने आगे से फायर ओपन कर दिया। यह पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक है। और पुलिस ने फिर पीछे से बारी नफरी बुलाई और मामलात को, उस सिचुएशन को मैनेज करते हुए अरमगान को गिरफ्तार किया और पुलिस स्टेशन ले गए। अरमगान के वालिद सामने आए, जो कि आपको आजकल काफी टॉक शोज में भी नजर आते हैं, जैसे कोई बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी का जो है बाप सामने आ गया और उससे क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं। वो सामने आया तो उसने उल्टा पुलिस के ऊपर केस कर दिया कि इन्होंने मेरे बच्चे को मारा है और उल्टा गलत गिरफ्तार किया है, क्योंकि जो मुस्तफ़ा आमिर था वो मेरे बेटे को डोप सप्लाई किया करता था, जिसकी वजह से उसको किसी ने इसी केस के अंदर मार दिया। मेरे बेटे का इसके अंदर कोई भी कसूर नहीं है। एज यूजुअली रूटीन है पाकिस्तान के अंदर, ऐसा ही होता है। पहले बच्चों को खुला छोड़ दिया जाता है, उसको खुला पैसा दे दिया जाता है, इलीगल काम भी सिखा दिया जाता है कि लो बेटा ये करो। जब वो करने लग जाता है, कोई ब्लंडर कर देता है तो फिर उसको इस तरीके के साथ पीछे से कवर करने के लिए आते हैं जैसे बहुत ही बड़ा फरिश्ता था और उसने कभी कुछ किया ही नहीं है। बाय द वे, जब अदालत में ये केस चलता है तो अरमगान जो है वो इतनी बातें नहीं बोलता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वहाँ पे सफाई पेश करने की कोशिश करता है। लेकिन जो अरमगान का घर था वहाँ से 64 लैपटॉप्स मिलते हैं, बहुत सारे मोबाइल फोन्स और डिफरेंट किस्म की चीजें, इस तरह की मशकूक चीजें मिलती हैं कि जैसे कोई इलीगल बिजनेस यहाँ पे चलाया जा रहा था। और ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये कमरा था और जो ग्राउंड फ्लोर था उसके अंदर एक पूरा पार्टी हॉल बनाया था, जिसके अंदर पूरा यानी कि एक पार्टी का माहौल था जहाँ पे ये अपनी पार्टीज वगैरह करता होगा। तो उसके बाद अब अरमगान से पुलिस को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी।
जब उन्होंने अरमगान का मोबाइल लेके उसका डाटा ट्रेस किया तो 6 जनवरी को उसी टाइम के ऊपर सेम टाइम पे इनका एक तीसरा दोस्त था शेराज, जिसको अरमगान ने बोला था कि मुस्तफ़ा आमिर को लेके मेरे घर पे आओ। अब जब शेराज को पुलिस ने जाके पकड़ा और रिमांड पे लिया, उसने हर चीज़ बोली ठीक तरीके के साथ। उसने पूरी स्टोरी खोली कि हम इस तरीके से मुस्तफ़ा आमिर को अरमगान के घर पे लेके आए, एक स्टील के रॉड और चाकू के साथ हमने उसको मार के सुबह के 4 बजे थे, रात के यानी अर्ली मॉर्निंग जो 4 बजे थे, तो उस वक्त उसको गाड़ी में लेके जाके हब कॉलोनी में गाड़ी को भी आग लगा दी, उसको अंदर बिठा के। तो उसने सब चीज़ें बताई। अब उसने दरमियान में एक लड़की का भी जिक्र किया कि जिसकी वजह से अरमगान ने इसको मारा है। अब उस लड़की का जब मुस्तफ़ा आमिर की वालदा से पूछा गया कि कोई लड़की भी है इस केस में, आपके बेटे की शादी हुई थी, क्या उसकी कोई बीवी थी या कोई गर्लफ्रेंड थी, तो उसने बताया हाँ, मेरे बेटे की ये गर्लफ्रेंड थी, 4 साल से इसके साथ रिलेशन में थी और मुस्तफ़ा आमिर की इसके साथ अक्सर लड़ाई रहती थी क्योंकि वो ड्रग्स यूज़ करती थी, लेकिन वो इसको छोड़ना चाहती थी और वो आगे छोड़ रही थी। अब हो सकता है कि उसका भी बीच में हो, यानी हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल रही है। जैसे जैसे माँ बाप को बताया जा रहा है कि क्या ये भी इसमें शामिल था, क्या ये भी चीज़ थी, तो फिर वो उसके ऊपर अपना बयान देते हैं। लेकिन जब मुस्तफ़ा आमिर को वहाँ पे उसकी डेड बॉडी मिली तो उस वक़्त के अंदर शेराज, अरमगान और वो जो लड़की भी थी, ये मुल्क से बाहर जा चुके थे, लेकिन बाद में फिर ये वापस आए। तो अभी इनके ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लड़के का बाप जो है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मीडिया ने उसको मशहूर कर दिया है क्योंकि टीआरपी का सारा मामला है। सबको सिर्फ व्यूज़ चाहिए कि सिर्फ हमारे पास व्यूज़ आएँ, और एक ऐसे इंसान को लाके आप सामने बिठा रहे हैं कि जिसको कौम के सामने शर्मिंदा होना चाहिए। कम से कम सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो अदालत फैसला करेगी, लेकिन जिस केस के अंदर वो मुलव्विस है, जिन सबूतों के साथ वो पकड़ा गया है, अगर आप उसका प्राउड देखें, उसका आप बोलने का अंदाज़ देखें, तो वो दोनों चीज़ें आपस में बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती। उसको इस तरह की वैल्यू नहीं देनी चाहिए। तो ये हर डिपार्टमेंट पाकिस्तान में, हर शोबा जो है वो मुल्क को नीचे लेके जाने में ना थोड़ा-थोड़ा सा किरदार अपना अदा कर रहा है। अब इस छोटी सी स्टोरी के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर गलतियां क्या हैं। सबसे पहली तो गलती ये है कि अरमगान के ऊपर जब पुलिस ने ये कहा कि ये इलीगल कारोबार कर रहा था कराची के डीएचए के अंदर, तो पुलिस वो कहाँ पे थी? क्या उनको नहीं पता था इस घर से क्या हो रहा है? पुलिस को सब पता होता है, सब एक एक घर की इंफॉर्मेशन होती है, कहाँ पे कौन सा कारोबार चल रहा है, और सब इनकी इजाज़त से होता है। ये भी अदालत के अंदर क्वेश्चन उठाया गया। अब दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो बच्चों के वालिदैन जो हैं, अब ये जो जितने भी इसके अंदर मौजूद है ना, जो मैंने नाम लिए अभी, शराज जो कि तीसरा दोस्त था, जिसने ये क्लेम किया कि मैंने किया कुछ नहीं, बस मैं पास मौजूद था, यानी किया कुछ नहीं है, और पूरे तरीके के साथ वो मर्डर होता भी देख रहा है, डेड बॉडी को साथ लेके जाके उसको जलाता हुआ भी देख रहा है, लेकिन किया उसने कुछ भी नहीं है। और ये तीनों लड़के और जो लड़की है, इन सब की उम्र 30 से कम है, यानी बिल्कुल यंगस्टर हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, और उनके दरमियान ये मामला हैं। अब यहाँ पे माँ बाप को गलत कैसे कहेंगे आप? बच्चे तो अडल्ट हैं, लेकिन माँ बाप जिस तरीके के साथ उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे गलत हैं। जो लड़के का, अरमगान का बाप है, स्पेसिफिकली मैं उसको बोल रहा हूँ कि यानी उसको पता भी है कि उसके बेटे ने ये गलती की है और वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, लेकिन आप उसका आगे से फ़ख्र चेक करें कि वो बोल किस तरीके से रहा है और बात किस तरीके के साथ कर रहा है। अब अगर इस सारी कहानी को देखा जाए तो पुलिस की तो एक गलती है कि सारा इतना डीएचए जो इतनी अच्छी जगह के ऊपर इतना इलीगल काम चल रहा था, तो वो उस वक्त में कहाँ पे थे। दूसरी साइड पे एक जो लड़का अरमगान है, उसके वालिद की अननेसेसरी सपोर्ट, वो भी एक बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। अगर वो अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो जाता है, जो कि मुमकिन नहीं है, जितने सबूत नज़र आ रहे हैं ये मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर कामयाब हो जाता है तो वो क्या समझेगा, उसका बेटा वापस आके इस तरह का और काम नहीं करेगा, वो दोबारा करेगा, लेकिन ज़्यादा सिक्योर होके करेगा, क्योंकि उसको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस है कि मेरा बाप मेरे साथ है हर सूरत हाल में, चाहे मैं कोई गलत काम करूं चाहे कोई ठीक करूं। तो माँ बाप को भी इसके अंदर थोड़ा सा सोचना चाहिए। लेकिन इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन सिर्फ और सिर्फ एक है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, उसको सख्त करने की ज़रूरत है। इनको ऐसी सज़ा दी जाए, फैसला होने के बाद, साबित होने के बाद, जब सारे सबूत और सब चीज़ों को दे के साबित हो जाए, तो ऐसी सज़ा दे कि दोबारा कोई नौजवान ऐसी हरकत करने से 10 दफ़ा पहले सोचे कि मुझे भी बाद में ये वाली सज़ा होगी। हाल ही में एक सऊदी अरब के अंदर एक केस हुआ था, एक लड़के ने दूसरे को मार दिया था। उनका पूरा गांव यानी पूरा कबीला उनका माफ़ी मांगने आ गया था कि प्लीज़ इसको माफ़ कर दें, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया था और कानून ने अपना काम किया था, उसका सर कलम किया था सबके सामने। इस तरीके के साथ कौमें बनती हैं। जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक इस तरह के मामलात, ये जो पहले हम साल में एक सुनते थे, 6 महीने में एक सुनते थे,
अब हम हर हफ्ते और हर महीने में एक सुनते हैं, और ये आगे बढ़ते चले जाएंगे जब तक इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि इंसाफ का ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ पैसा बन चुका है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी की पगड़ी उछाल दें, आप किसी का पगड़ी वाला जो सर है वो उतार के आप फेंक दें, आपको कोई नहीं पूछेगा। आप उसी तरीके के साथ वहाँ पे फिर रहे हैं। अभी इतनी ज़्यादा मिसालें दिमाग में आ रही हैं कि बहुत से केसेस जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत से इंसाफ के टाइम जो पैसे के साथ इंसाफ खरीद लेते हैं, अपना फ़ैसला खरीद लेते हैं। शाहरुख जतोई वाला केस अभी तक कोई नहीं भूला। उसने भी बहुत तरीके के साथ ये काम किया था। अभी वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके बाप ने वो प्राइवेट हॉस्पिटल अपना बना दिया, उसके अंदर आराम से वो रह रहा है। बच्चा बीमार है जी, अंदर रह रहा है वो। तो पैसे के साथ आप इंसाफ को, किसी भी चीज़ को आप अपने मुताबिक मोल्ड कर सकते हैं, आप अपने मुताबिक उसको मैनेज कर सकते हैं। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक मुल्क तरक्की तो क्या, ये हमेशा आपको आगे आने वाले वक़्त में नीचे जाता ही नज़र आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा एक बहैसियत पाकिस्तानी दुख की बात है, जो कि देखना तो नहीं चाहते, लेकिन इसी ख्वाहिश के साथ कि कोई ऐसा वक़्त आए कि कोई तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा निज़ाम लेके आए कि कम से कम यहाँ पे इंसाफ हो। जब इंसाफ होने लग गया और सबको बराबरी की नज़र से देखा जाने लग गया, तो सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। सब चीज़ें, इंसाफ के साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। लेकिन अगर मैं इंसाफ की इतनी बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे ये भी देखिएगा कि जो वकील है अरमगान का, आपका क्या ख्याल है, अरमगान ने उसको सच नहीं बताया होगा कि मैंने क्या क्या किया? अगर वकील को सच पता है, बट स्टिल वो अरमगान को सेव करने के चक्करों में है कि उसको बचा लिया जाए किसी तरीके से, तो जिन्होंने इंसाफ दिलवाना है वो भी आगे से अरमगान जैसे ही हैं। तो उसके बाद फिर हम सिर्फ़ और सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं और एक अच्छे वक़्त की उम्मीद ही कर सकते हैं। अगर बुरा वक़्त है तो बुरा वक़्त हमेशा नहीं है, अच्छा वक़्त भी आएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।